हेलो एवरीवन। इस वीडियो के थ्रू हम करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स लेसन 1 डेवलपमेंट यानी विकास के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स हिंदी मीडियम में। और मैं 19 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर द्रव्यमान सूचकांक या बॉडी मास इंडेक्स क्या है। ये एक तरीका है ये जानने के लिए कि हम कुपोषण का शिकार तो नहीं है, और इसका फॉर्मूला है वेट इन किलोग्राम्स अपॉन हाइट का स्क्वायर इन मीटर्स। तो अपने बॉडी का भार किलोग्राम में और ऊंचाई का स्क्वायर करेंगे मीटर्स में और फॉर्मूला लगा देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है, मानव विकास में क्या योगदान देता है। मानव विकास में क्या योगदान देता है। मानव विकास यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए जरूरी है एक स्वस्थ जीवन, सभ्य जीवन, शिक्षा, सूचना का ज्ञान होना, सबके पास अधिकार होना, स्वतंत्रता होना, और सभी मूलभूत अधिकार होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है। आर्थिक विकास का मतलब होता है जीवन स्तर में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में लंबे टाइम तक वृद्धि, यानी कि पर कैपिटा इनकम में बहुत लंबे टाइम तक उसका इंक्रीज होना। और नेशनल इनकम क्या होती है, देश में जितने भी चीजें उत्पादित हो रही हैं, जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, उन सभी का टोटल किया जाता है और विदेश से आने वाले आय का भी टोटल किया जाता है और इनको ऐड कर दिया जाता है, तो हमें मिलती है राष्ट्रीय आय। और प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम, इसका फॉर्मूला है राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या। और ये दोनों ही जो इंडिकेटर्स हैं, ये विकास के इंडिकेटर्स हैं डेवलपमेंट के, और ये हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हमारा विकास कितना हो रहा है और हम दूसरी कंट्री से कितना आगे हैं या कितना पीछे हैं। जितना हमारी ये आय बेटर होगी, ज्यादा होगी, उतना ही हमारा विकास ज्यादा होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं। बच्चों, हम जब भी विकास की बात करते हैं हम सोचते हैं कि बिल्डिंग बन जाना, स्कूल बन जाना, फ्लाईओवर बन जाना विकास है, लेकिन हम क्या मानव के विकास के बारे में सोचते हैं। तो मानव विकास एक इंडिकेटर है, एक सूचक है जिसमें हम मानव ने कितना डेवलपमेंट किया है, उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है, हम ये देखते हैं। तो क्या लोग कितने लोग अमीर हैं, कितने गरीब हैं, क्या लोग पढ़े लिखे हैं, क्या लोगों के पास अच्छी सेहत है, क्या उनकी इनकम अच्छी है। तो जब हम मानव विकास की बात करते हैं तो हम उन सारी चीज़ों को एक इंसान के दृष्टिकोण से देखते हैं। फिर अगला है कि आपको लगता है औसत आय या प्रति व्यक्ति आय विकास के लिए महत्वपूर्ण मानदंड मापदंड है, और इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं, सीमाएं या नुकसान। आंसर है कि हम बेसिकली हम नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय और कुल आय जो देश की होती है, उन दोनों से हम किसी भी कंट्री का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा इंडिकेटर, कौन सा सूचकांक बेहतर होता है। तो बेहतर होता है प्रति व्यक्ति आय। तो फर्क क्या है, जो प्रति व्यक्ति आय है वो हमें ये बता रहा है कि हर इंसान ने कितना कमाया, लेकिन जो राष्ट्रीय आय है उसमें टोटल इनकम पता चलती है पूरी कंट्री की। और अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा हुई, जनसंख्या ज़्यादा हुई, तो उस कंट्री की तो नेशनल इनकम हमेशा हाई ही आएगी। तो जो राष्ट्रीय आय होती है वो जनसंख्या को अपने फॉर्मूले में नहीं लेती, इसलिए वो इतना बेटर इंडिकेटर नहीं है या सूचकांक नहीं है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय में ये पता चलता है कि पॉपुलेशन को भी कंसिडर किया जाता है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय की सीमाएं भी हैं या नुकसान भी हैं, ये असमानताओं को छुपाता है। जब हम पर कैपिटा इनकम ये निकालेंगे तो हर इंसान की प्रति व्यक्ति आय सेम आएगी। तो हमें ये नहीं पता कि कौन अमीर है कौन गरीब है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, सेम नहीं होती। एक तरफ हमारे पास बड़े बड़े अमीर लोग हैं जिनकी एक महीने की सैलरी 1 करोड़ है, और ऐसे भी हैं जिनको महीने में 1000 रुपये भी कमाई नहीं हो पाती। और फिर ये भी नहीं बताता है कि ये कमाई डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई। तो इसलिए ये इसमें भी नुकसान है, लेकिन फिर भी इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन फिर भी प्रति व्यक्ति आय एक बेहतर सूचकांक है दो कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट कंपेयर करने के लिए, उनका विकास कंपेयर करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य मानदंडों का उल्लेख कीजिए उदाहरण के साथ। तो बच्चों, 3 तरह के देश होते हैं, एक समृद्ध देश, एक निम्न आय वाले देश और एक मध्यम आय वाले देश। तो
वर्ल्ड बैंक कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा देश समृद्ध है, कौन सा मध्यम आय वाला है, कौन सा निम्न आय वाला है? तो 2017 में ये डिसाइड किया गया था कि दो अगर किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम 12,056 यूएस डॉलर्स से ज्यादा है तो वो समृद्ध देश कहा जाएगा। अगर किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय 955 डॉलर यूएस डॉलर्स से कम है तो वो निम्न आय वाला देश कहा जाएगा। और इन दोनों के बीच में अगर है 955 से 12,056 के बीच में अगर पर कैपिटा इनकम है तो उस देश को मध्यम आय वाला देश कहा जाएगा। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 1820 अमेरिकी डॉलर है। तो इंडिया मिडिल वाली श्रेणी में आया, लेकिन मिडिल में भी आप देखिए कि सबसे नीचे की तरफ आ रहा है, 955 से थोड़ा ही ऊपर है। तो हम इंडिया को निम्न मध्यम आय वाला देश कहते हैं। ठीक है, मध्यम आय तो है लेकिन निम्न नीचे वाली साइड के ऊपर है। और मध्य पूर्व के देशों यानी मिडिल ईस्ट कंट्रीज को छोड़ के और कुछ अन्य छोटे देशों को छोड़ के जितने अमीर देश हैं उनको विकसित देश कहा जाता है। क्योंकि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो उनमें तेल की वजह से पैसा बहुत है लेकिन डेवलपमेंट वहाँ पे कम है, तो इसलिए उनको विकसित देश या समृद्ध देश नहीं कहा जाता। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पृथ्वी के पास सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। संसाधन मतलब रिसोर्सेज। पूरे वर्ल्ड में जो रिसोर्सेज होते हैं वो सीमित होते हैं और हमारी इच्छाएं असीमित हैं। कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, पेड़ ले लीजिए, सीमित हैं, काट दिए जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। मिनरल्स हैं या ज़मीन में मिलने वाला कच्चा तेल है, सब लिमिटेड होते हैं रिसोर्सेज। और हम इनको ज़रूरत से ज़्यादा जब इस्तेमाल करते हैं तो पर्यावरण में समस्याएं होने लग जाती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कितना बढ़ गया है, पोल्यूशन कितना बढ़ गया है। कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, कुछ गरीब हो जाते हैं। हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जो है संसाधनों को ख़त्म कर देते हैं और उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो हमें अपने रिसोर्सेस को सही ढंग से यूज़ करना चाहिए ताकि वो ख़त्म ना हो जाएं और फ्यूचर के लिए भी बचे रहें। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़रूरी है बच्चों, इकट्ठा समझा रही हूँ। पहला वाला है 8th क्वेश्चन, लोगों के अलग अलग विकास के लक्ष्य हैं। और दूसरा है लोगों के अलग और विरोधी विकास के लक्ष्य हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो विकास के लक्ष्य का, हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चाहते हैं और हमें लगता है कि हम ये अचीव कर लेंगे तो हमारी डेवलपमेंट होगी, यानी कि हम में इम्प्रूवमेंट आएगी, हमारा प्रोग्रेस होगा। तो कुछ लोगों को ज़्यादा इनकम चाहिए, कुछ लोगों को ज़्यादा पढ़ाई चाहिए। तो हर किसी का विकास का लक्ष्य अलग अलग है। एक गांव की लड़की जो चाहती है और एक शहर की लड़की जो चाहती है अलग अलग है। एक गांव का किसान क्या पाना चाहता है, एक शहर में काम करने वाला आदमी क्या पाना चाहता है, अलग अलग है। एक घर में भाई और बहन का लक्ष्य अलग अलग होता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो सब लोगों के जीवन में अलग अलग चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, तो उनके विकास के लक्ष्य भी अलग अलग हैं। और जो 9th क्वेश्चन है उसमें आपको कोई कॉन्फ्लिक्टिंग गोल का एग्जाम्पल देना है, मतलब विरोधी विकास के लक्ष्य। फॉर एग्जाम्पल, एक कुछ लोग, जैसे हम रिजर्वेशंस की बात करते हैं, कुछ लोगों को रिजर्वेशन चाहिए लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, तो लक्ष्य विरोधी हो गया। एक अमीर किसान या व्यापारी ये चाहता है कि वो ज्यादा पैसे में खाद्य या अन्न बेचे क्योंकि उसको फायदा होगा, लेकिन जो एक गरीब कर्मचारी है वो कम कीमत पे अनाज खरीदना चाहता है। तो एक ज़्यादा पे बेचना चाहता है, एक कम पे बेचना चाहता है। तो किस गरीब इंसान को लगता है कि भाई कम में अनाज मिल जाए तो वो आगे प्रोग्रेस कर पाएगा, उसके पास कुछ पैसा बचेगा, वो उसको किसी अच्छे काम पे खर्च करेगा। लेकिन अमीर वाले को ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ये भी विरोधी लक्ष्य हो गया। बांध बनता है जब किसी के लिए अच्छा फैसला साबित होता है और किसी के लिए नहीं होता। तो इस तरह से जो 9th वाला आंसर है उसमें आपको विरोधी विकास के लक्ष्य देने हैं और 8th वाले में आपको ये बताना है कि लक्ष्य अलग अलग हैं।
हमने विकास के 2 इंडिकेटर्स पढ़े थे, राष्ट्रीय आय एंड प्रति व्यक्ति आय। उसके अलावा भी 2 देशों की तुलना करनी हो तो कई सारे गुण या सूचकांक हो सकते हैं, तो वो क्या-क्या हैं? तो शिक्षा का स्तर कैसा है? स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है? शिशु मृत्यु दर क्या है? साक्षरता दर कैसी है देश में? निवल उपस्थिति अनुपात यानी नेट अटेंडेंस रेशियो और जन्म के समय संभावित आयु, ये सारे भी इंडिकेटर्स होते हैं। अगर इसमें आप अच्छा कर रहे हैं तो मतलब विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर क्वेश्चन 15 है, शिशु मृत्यु दर क्या होती है? बेसिकली 1 साल की एज पर पहुंचने से पहले अगर हम 1000 बच्चों को स्टडी करें तो उनमें से कितने बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं? 1 वर्ष में 1000 में से कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी 1 साल की आयु पूरी करने से पहले मर जाते हैं? ये होती है शिशु मृत्यु दर। तो ओवर टाइम इंडिया में ये दर कम ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी बहुत हाई है। तो इसको अगर कम करना हो तो हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना होगा, शिक्षा में सुधार लाना होगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करना होगा, राशन शॉप्स बढ़ानी होगी और वो सिस्टम ठीक करना होगा ताकि लोगों को खाना मिल सके। फिर अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक सुविधाओं से आपका क्या तात्पर्य है? यानी पब्लिक फैसिलिटीज़। ये वो होती हैं जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है, जो सरकार द्वारा दी जाती है और या तो बहुत सस्ते दामों पे दी जाती है या बिल्कुल फ्री। जैसे कि सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, रेलवे, स्ट्रीट लाइट, पुलिस आदि। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? ताकि गरीब लोग भी इसको खरीद सकें, क्योंकि ये कम कीमत पे मिलती हैं या मुफ्त में मिलती हैं और कई लोग इकट्ठे इसको यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी अमीर व्यक्ति इन सुविधाओं को नहीं देगा, ये सिर्फ सरकार ही देगी क्योंकि इनको बनाने के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है और निजी क्षेत्रक यानी प्राइवेट कंपनीज इसको कभी भी नहीं देंगी। फिर आपसे पूछा गया धारणीय विकास क्या है? धारणीय विकास वो विकास है जिसमें कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हम विकास करते हैं और आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ समझौता नहीं करते, उनके लिए भी हम अपने संसाधन बचाते हैं। क्योंकि हमें भी वही संसाधन मिले हैं जो हमारी पिछली पीढ़ियों ने बचा दिए थे और हमारे लिए छोड़ दिए। तो ये धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट महत्वपूर्ण है ताकि हम संसाधनों को ठीक ढंग से इस्तेमाल करें, उनको ख़त्म ना कर दें क्योंकि वो संसाधन सीमित हैं। जैसे कि लोहा, कोयला, कच्चा तेल, कोई भी मिनरल्स हो, लकड़ी हो, तो इन सब के यूज़ को पहली बात तो हमें कम करना है। फिर ये ध्यान रखना है कि इनके यूज़ से हम पर्यावरण में प्रदूषण ना फैलाएँ और क्योंकि ये जो प्रदूषण होता है ये सबकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में स्थिरता बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो हमें धारणीय विकास को अपनाना है, 3R को अपनाना है, प्रदूषण कम करना है, अपने संसाधनों का संरक्षण करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, रिसोर्सेज को ठीक ढंग से यूज़ करना है और ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज यानी वैकल्पिक संसाधनों का विकास करना है, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर। ये यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित किया गया है। बेसिकली हम जब भी कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम इनकम के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। तो ये सूचकांक ये कहता है कि सिर्फ इनकम सब कुछ नहीं है, हमें ये भी देखना है कि ह्यूमन रिसोर्सेज ने कितना प्रोग्रेस किया है। तो इस इंडिकेटर में प्रति व्यक्ति आय तो है ही है, संभावित आयु भी है और वयस्क साक्षरता शामिल की गई है। इन तीनों के बेसिस पे हर कंट्री को रैंक दी जाती है कि कोई कंट्री कितनी डेवलप्ड है।